फ्रेंड्स, हमारे मन भावन कहानियों के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम सुनने वाले हैं कज़ाकी, जो कि प्रेमचंद जी ने लिखी है। तो अब कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी इस प्रकार शुरू होती है। प्रेमचंद जी कहते हैं, मेरी बाल स्मृति में कज़ाकी एक न मिटने वाला व्यक्ति है। आज 40 वर्ष गुजर गए, कज़ाकी की मूर्ति अभी तक आंखों के सामने नाच रही है। मैं उन दिनों अपने पिता के साथ आजमगढ़ की एक तहसील में था। कज़ाकी जाति का पासी था, बड़ा ही हंसमुख, बड़ा ही साहसी, बड़ा ही जिंदा दिल। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रात भर रहता और सवेरे डाक लेकर चला जाता। शाम को फिर उधर से डाक लेकर आ जाता। मैं दिन भर एक उद्विग्न दशा में उसकी राह देखा करता। ज्यों ही 4 बजते, व्याकुल होकर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता और थोड़ी देर में कज़ाकी कंधों पर बल्लम रखे उसकी झुनझुनी बजाता दूर से दौड़ता हुआ आता दिखाई देता। वह सांवले रंग का गठीला, लंबा जवान था। शरीर सांचे में ऐसा ढला हुआ था कि चतुर मूर्तिकार भी उसमें कोई दोष न निकाल सकता। उसकी छोटी छोटी मूछें उसके सुडौल चेहरे पर बहुत ही अच्छी मालूम होती थीं। मुझे देखकर वह और तेज दौड़ने लगता, उसकी झुंझुनी और तेजी से बजने लगती और मेरे हृदय में जोर से खुशी की धड़कन होने लगती। हर्षातिरेक में भी दौड़ पड़ता और एक क्षण में कज़ाकी का कंधा मेरा सिंहासन बन जाता। वह स्थान मेरी अभिलाषाओं का स्वर्ग था। स्वर्ग के निवासियों को भी शायद वह आंदोलित आनंद न मिलता होगा जो मुझे कज़ाकी के विशाल कंधों पर मिलता था। संसार मेरी आंखों में तुच्छ हो जाता और जब कज़ाकी मुझे कंधों पर लिए हुए दौड़ने लगता, तब ऐसा मालूम होता मानो हवा के घोड़ों पर दौड़ा हुआ जा रहा हूँ। कज़ाकी डाक खाने में पहुंचता तो पसीने से तर रहता, लेकिन थैला रखते ही वह लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता। कभी हमारे साथ खेलता, कभी बिरहे गाकर सुनता और कभी कहानियां सुनाता। उसे चोरी और डाके, मारपीट, भूत प्रेत की सैकड़ों कहानियां याद थीं। मैं ये कहानियां सुनकर विस्मयपूर्ण आनंद में मग्न हो जाता। उसकी कहानियों के चोर और डाकू सच्चे योद्धा होते थे, जो अमीरों को लूटकर दीन दुखियों का प्राणियों का पालन करते थे। मुझे उन पर घृणा के बदले श्रद्धा होती थी। एक दिन कजाकी को डाक का थैला लेकर आने में देर हो गई। सूर्यास्त हो गया और वह दिखलाई न दिया। मैं खोया हुआ सा सड़क पर दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर देखता था, पर वह परिचित रेखा न दिखलाई पड़ती। कान लगाकर सुनता था, झुनझुन की वह आमोदमय ध्वनि न सुनाई देती। प्रकाश के साथ मेरी आशा भी मलिन होती जाती। इधर से किसी को आते देखता तो पूछता, कज़ाकी आता है क्या? पर या तो कोई सुनता ही नहीं या केवल सिर हिला देता। सहसा ही झुनझुन की आवाज मेरे कानों में आई। मुझे अंधेरे में चारों ओर भूत ही दिखलाई देते थे। यहाँ तक कि माताजी के कमरे में ताक पर रखी हुई मिठाइयाँ भी अंधेरा हो जाने पर मुझे पसंद नहीं थीं। लेकिन वह आवाज़ सुनते ही उसकी तरफ मैं तेजी से दौड़ पड़ा। हाँ, वह कज़ाकी ही था। उसे देखते ही मेरी विकलता क्रोध में बदल गई। मैं उसे मारने लगा, फिर रूठ करके उससे अलग खड़ा हो गया। कज़ाकी ने हंसकर कहा, मारोगे तो मैं एक चीज लाया हूँ, वह न दूंगा। मैंने साहस करके कहा, जाओ मत दो, मैं लूंगा ही नहीं। अभी दिखा दो, दौड़कर गोद में उठा लोगे। मैंने पिघल कर कहा, अच्छा दिखा दो कज़ाकी, तो आकर मेरे कंधों पर बैठ जाओ, भाग चलूं। आज बहुत देर हो गई, बाबूजी बिगड़ रहे होंगे। मैंने अकड़ कर कहा, पहले दिखाओ। मेरी विजय हुई। अगर कज़ाकी को देर का डर न होता और वह 1 मिनट भी और रुक जाता तो शायद पासा पलट जाता। उसने कोई चीज दिखलाई जिसे वह एक हाथ से छाती से चिपटाए हुए था। लंबा मुंह और 2 आंखें चमक रही थीं। मैंने उसे दौड़कर कज़ाकी की गोद से ले लिया। वह
हिरण का बच्चा था। आह! मेरी उस खुशी का कौन अनुमान करेगा। तब से कठिन परीक्षाएँ पास थीं, अच्छा पद भी पाया, राय बहादुर भी हुआ, पर वह खुशी फिर न हासिल हुई। मैं उसे गोद में लिए, उसके कोमल स्पर्श का आनंद उठाता हुआ घर की ओर दौड़ा। कज़ाकी को आने में क्यों इतनी देर हुई, इसका ख़्याल भी न रहा। मैंने पूछा, "यह कहाँ मिला कज़ाकी?" कज़ाकी, "भैया, यहाँ से थोड़ी दूर एक छोटा-सा जंगल है, उसमें बहुत से हिरन थे। मेरा बहुत जी चाहता था कि कोई बच्चा मिल जाए, तो तुम्हें दे दूँ। आज यह बच्चा हिरणों के झुंड के साथ दिखलाई दिया। मैं झुंड की ओर दौड़ा, तो सब के सब भाग निकले। यह बच्चा ही भागा, लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा और हिरन तो बहुत दूर निकल गए। यह पीछे रह गया, मैंने इसे पकड़ लिया। इतनी ही में देर हुई।" यूँ बातें करते हम दोनों डाकखाने पहुँचे। बाबूजी ने मुझे न देखा, हिरण के बच्चे को भी न देखा। कज़ाकी ही पर उनकी निगाह पड़ी, बिगड़ कर बोले, "आज इतनी देर कहाँ लगाई? अब थैला लेकर आया है, उसे लेकर क्या करूँ? डाक तो चली गई। बता, तूने इतनी देर कहाँ लगाई?" कज़ाकी के मुँह से आवाज़ न निकली। बाबूजी ने कहा, "तुझे शायद अब ये नौकरी नहीं करनी, नीच है ना? पेट भरा हो तो मोटा हो गया, जब भूखों मरने लगेगा तो आंखें खुलेंगी।" कदाकी चुपचाप खड़ा रहा। बाबूजी का क्रोध और बड़ा, बोले, "अच्छा, थैला रख दे और अपने घर की राह ले। सुअर, अब तक डांक लेके आया है, तेरा क्या बिगड़ेगा? जहां चाहेगा मजूरी कर लेगा, माथे तो मेरे जाएंगी। जवाब तो मुझ में तलब होगा।" कजाकी ने रुआसे होकर कहा, "सरकार, अब कभी देर न होगी।" "बाबूजी, आज क्यों देर की? इसका मतलब?" कज़ाकी के पास इसका कोई जवाब न था। आश्चर्य तो यह था कि मेरी भी ज़बान बंद हो गई। बाबूजी बड़े गुस्सेवर थे, उन्हें काम करना पड़ता, इसी से बात-बात पर झुँझला पड़ते थे। मैं तो उनके सामने कभी न जाता, वह भी मुझे कभी प्यार न करते। घर में केवल 2 बार घंटे-घंटे भर के लिए भोजन करने आते, बाकी सारे दिन दफ़्तर में लिखा करते थे। उन्होंने बार-बार एक सहकारी के लिए अफ़सरों से विनय की, पर इसका कुछ असर न हुआ। यहाँ तक कि तातील के दिन भी बाबूजी दफ्तर में ही रहते। केवल माताजी ही उनका क्रोध शांत करना जानती थीं। पर वह दफ्तर में कैसे आती? बेचारा कज़ाकी उसी वक्त मेरे देखते-देखते निकाल दिया गया। उसका बल्लम, चपरास और साफ़ा छीन लिया गया। उसे डाक खाने से निकल जाने का नादरी हुक्म दे दिया। उस वक़्त मेरा ऐसा जी चाहता कि मेरे पास सोने की लंका होती तो कज़ाकी को दे देता। बाबूजी को दिखा देता कि आपके निकाल देने से कज़ाकी का बाल भी बांका न हुआ। किसी योद्धा को अपनी तलवार पर जितना घमंड होता है, उतना ही घमंड कज़ाकी को अपने चपरास पर था। जब वह चपरास खोलने लगा तो उसके हाथ काँप रहे थे और आँखों से आँसू बह रहे थे। और इस सारे उपद्रव की जड़ वह कोमल वस्तु थी, जो मेरी गोद में मुँह छिपाए ऐसे चैन से बैठी हुई थी, मानो माता की गोद में हो। जब कज़ाकी चला तो धीरे-धीरे उसके पीछे-पीछे मैं भी चला। मेरे घर के द्वार पर आकर कज़ाकी ने कहा, "भैया, अब घर जाओ, साँझ हो गई।" मैं चुपचाप खड़ा अपने आँसुओं के बेग को सारी शक्ति से दबा रहा था। कजाकी फिर बोला, "भैया, मैं कहीं बाहर थोड़ी जा रहा हूँ, फिर आऊँगा और तुम्हें कंधों पर बिठाकर कुदाऊँगा। बाबूजी ने नौकरी ले ली है, तो क्या इतना भी न करने देंगे? तुमको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगा भैया। जाकर अम्मा से कह दो, कजाकी जाता है, उसका कहा सुना माफ़ करें।" मैं दौड़ा हुआ घर गया, लेकिन अम्मा जी को कुछ कहने के बदले बिलक-बिलक कर रोने लगा। अम्मा जी रसोई से बाहर निकलकर पूछने लगी, "क्या हुआ बेटा? किसने मारा? बाबूजी ने कुछ कहा? अच्छा, रह तो जाओ, आज घर आते हैं तो पूछती हूँ। जब देखो मेरे लड़के को मारा करते हैं। चुप रहो बेटा, अब तुम उनके पास कभी मत जाना।" मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज़ संभाल कर कहा, "कज़ाकी।" अम्मा ने समझा, "कज़ाकी ने मारा?" बोली, "अच्छा, आने दो कज़ाकी को। देखो, खड़े-खड़े निकलवा देती हूँ। हार कर होकर मेरे राजा बेटा को मारे। आज ही तो साफा बल्लम सब छिनवा लेती हूँ।" वह
मैंने जल्दी से कहा, नहीं, कज़ाकी ने नहीं मारा। बाबूजी ने उसे निकाल दिया है, उसका साफा बल्लम छीन लिया है, चपरास भी ले ली है। अम्मा, यह तुम्हारे बाबूजी ने बहुत बुरा किया। वह बेचारा अपने काम में इतना चौकस रहता, फिर उसे क्यों निकाल दिया? मैंने कहा, आज उसे देर हो गई थी। यह कहकर मैंने हिरण के बच्चे को गोद से उतार दिया। घर में उसके भाग जाने का भय न था। अब तक अम्मा जी की निगाह निगाह भी उस पर न पड़ी। उसे फुदकते देखकर वह सहसा चौंक पड़ी और लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया कि कहीं यह भयंकर जीव मुझे काट न खाए। मैं कहाँ तो फूट फूट कर रो रहा था और कहाँ अम्मा की घबराहट देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अम्मा, अरे यह तो हिरण का बच्चा है, कहाँ मिला? मैंने हिरण के बच्चे का सारा इतिहास और उसका भीषण परिणाम आदि से अंत तक कह सुनाया। अम्मा, यह इतना तेज भागता है कि कोई दूसरा न होता तो पकड़ ही न सकता। सन सन हवा की तरह उड़ता चला जाता है। कजाकी 5-6 घंटे तक इसके पीछे दौड़ता रहा, तब कहीं जाकर बच्चा मिले। अम्मा जी, कजाकी की तरह कोई दुनिया भर भी नहीं दौड़ सकता। इसी से तो उसे देर हो गई। बाबूजी ने बेचारे को निकाल दिया, चपरास, साफा, बल्लम सब छीन लिया। अब बेचारा क्या करेगा? भूखों मर जाएगा। अम्मा ने पूछा, कहाँ है कसाकी? जरा उसे बुला तो लाओ। मैंने कहा, बाहर तो खड़ा है, कहता था अम्मा जी से मेरा कहा सुना माफ करवा देना। अब तक अम्मा जी मेरे वृतांत को दिल्लगी समझ रही थीं। शायद वह समझती थी कि बाबूजी ने कजाकी को डांटा होगा, लेकिन मेरा अंतिम वाक्य सुनकर संशय हुआ कि सचमुच तो कजाकी बर्खास्त नहीं कर दिया गया। बाहर आकर कजाकी कजाकी पुकारने लगी, पर कजाकी का कहीं पता न था। मैंने बार बार पुकारा, लेकिन कजाकी वहां न था। खाना तो मैंने खा लिया, बच्चे शौक में खाना नहीं छोड़ते, खासकर जब रबड़ी भी सामने हो। मगर बड़ी रात पड़े पड़े सोचता रहा। मेरे पास रुपए होते तो 1 लाख रुपए कजाकी को दे देता और कहता, बाबूजी से कभी मत बोलना, बेचारा भूखा मर जाएगा, देखूं कल आता है कि नहीं। अब क्या करेगा आकर? मगर आने को तो कह गया है, मैं कल उसे अपने हाथ से खिलाऊंगा। यही हवाई किले बनाते बनाते मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन मैं दिन भर हिरन हिरन के बच्चे की सेवा सत्कार में व्यस्त रहा। पहले उसका नामकरण संस्कार हुआ, मुन्नू नाम रखा गया। फिर मैंने उसके सामने सब हमजोलियां और सहपाठियों से परिचय कराया। दिन ही भर में वह मुझसे इतना हिल मिल गया कि मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। इतनी ही देर में मैंने उसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया। अपने भविष्य में बनने वाले विशाल भवन में उसके लिए अलग कमरा बनाने के लिए निश्चय कर लिया। चारपाई और सैर करने की फिटन आदि का भी आयोजन कर ली। लेकिन संध्या होते ही मैं सबको छोड़ छाड़ कर सड़क पर जा खड़ा हुआ और कजाकी का इंतजार करने लगा। जानता था कि कजाकी निकाल दिया गया है, अब उसे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी न जाने क्यों मुझे आशा हो रही थी कि वह आ रहा है। एकाएक मुझे ख्याल आया कि कजाकी तो भूखा होगा। मैं तुरंत घर गया। अम्मा दिया बत्ती कर रही थी। फिर मैंने चुपके से एक टोकरी में आटा निकाला। आटा हाथों में लपेट टोकरी को गिरते आटे की एक लकीर बनाता हुआ भागा। जाकर सड़क पर खड़ा हुआ कि सामने कजाकी आता दिखलाई दिया। उसके पास बल्लम भी था, कमर में चप्रस भी था, सिर पर साफा भी बंधा हुआ था। बल्लम में डाक का थैला भी बंधा था और मैं दौड़कर उसकी कमर से चिपट गया और विस्मित होकर बोला, तुम्हें चपरास और बल्लम कहाँ से मिल गया कजाकी? कजाकी ने मुझे उठाकर कंधों पर बिठलाते हुए कहा, वह चपरस किस काम की थी भैया? वह तो गुलामी की चपरस थी। यह पुरानी खुशी की चपरस है। पहले सरकार का नौकर नौकर था, अब तुम्हारा नौकर हूँ। यह कहते कहते उसकी निगाह टोकरी पर पड़ी जो वहीं रखी थी। बोला, यह आटा कैसा है भैया? मैंने सकचाते हुए कहा, तुम्हारे लिए तो लाया हूँ, तुम भूखे होंगे, आज क्या खाया होगा? कजाकी की आंखों में न देख सका, उसके कंधों पर बैठा हुआ था। हाँ, उसकी आवाज़ से मालूम हुआ कि उसका गला भर आया। बोला, भैया क्या रूखी रोटी ही खिलाओगे? दाल, नमक, घी और तो कुछ नहीं। मैं अपनी भूल पर बहुत लज्जित हुआ। सच तो ये था कि बेचारा सूखी रोटियां कैसे खाए, लेकिन नमक, दाल, घी कैसे लाऊं?
अब तो अम्मा भी चौके में होंगी। आटा लेकर तो किसी तरह भागा। अभी तक मुझे न मालूम कि मेरी चोरी पकड़ी गई या नहीं। अब ये 3-3 चीज़ें कैसे लाऊँ? अम्मा से माँगूँगा तो अम्मा कभी न देगी। एक-एक पैसे के लिए तो घंटे रुलाती हैं। इतनी सारी चीज़ें क्यों देने लगीं? एकाएक मुझे एक बात याद आई। मैंने अपनी किताबों के बस्ते में कई आने पैसे रख छोड़े थे। मुझे पैसा जमा करने में बड़ा आनंद आता था। मालूम नहीं अब वह आदत क्यों बदल गई? अब भी हालत होती तो शायद इतना फाके मस्त न रहता। बाबूजी मुझे प्यार तो कभी न करते पर पैसे खूब देते थे। शायद अपने काम में व्यस्त रहने के कारण मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए इसी नुस्खे को सबसे आसान समझते थे। इनकार करने में मेरे रोने और मचलने का भाव था। इस बाधा को बहुत दूर ही टोल टाल देते। अम्मा जी का स्वभाव इसके ठीक प्रतिकूल था। उन्हें मेरे रोने मचलने से किसी काम में बाधा पड़ने का भय न था। आदमी लेटे-लेटे दिन भर रोना सुन सकता है। हिसाब लगाते हुए ज़ोर की आवाज़ में ध्यान बँट जाता है। अम्मा मुझे प्यार तो बहुत करती थीं, पर पैसे का नाम सुनते ही उनकी त्योरियाँ बढ़ जाती थीं। मेरे पास किताबें न थीं, हाँ, एक बस्ता था जिसमें डाक खाने के 2-4 फार्म इस तरह करके पुस्तक के रूप में रखे हुए थे। मैंने सोचा, दाल, नमक और घी के लिए क्या उतने पैसे काफ़ी न होंगे? मेरी तो मुट्ठी में नहीं आते। यह निश्चय करके मुझे उतार दो तो मैं दाल नमक ला दूँ, मगर रोज़ आया करोगे ना? कज़ाकी, भैया खाने को दोगे तो क्यों नहीं आऊँगा? मैंने कहा, मैं तो रोज़ आऊँगा। मैंने नीचे उतरा और दौड़कर सारी पूँजी उठा लाया। कज़ाकी को रोज़ बुलाने के लिए उस वक़्त मेरे पास कोहिनूर हीरा भी होता तो उसको भेंट करने के लिए मुझे दिक्कत न होती। कज़ाकी ने विस्मित होकर पूछा, "ये पैसे कहाँ से आए भैया?" मैंने गर्व से कहा, "मेरे ही तो हैं।" कज़ाकी, "तुम्हारी अम्मा तो तुमको मारेगी, कहेगी कज़ाकी ने बहला फुसलाकर मंगवा लिए होंगे। भैया इन पैसों की मिठाई ले लेना और मटके में रख देना। मैं भूखों नहीं मरता, मेरे तो हाथ हैं, मैं भला भूखों मर सकता हूँ।" मैंने बहुत कहा कि मेरे पास हैं, लेकिन कज़ाकी ने न लिए। उसने बड़ी देर तक इधर-उधर की सैर कराई, गीत सुनाए और मुझे घर पहुंचाकर चला आया। मेरे द्वार पर आटे की टोकरी भी रख दी। मैंने घर में कदम रखा ही था कि अम्मा जी ने डांट कर कहा, "क्यों रे चोर, तू आटा कहाँ ले गया था? अब चोरी करना सीखता है? बता किसको आटा देकर आया है, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगी।" मेरी नानी मर गई। अम्मा क्रोध में सिंघनी हो जाती। सिट पिटाकर बोला, "किसी को तो नहीं? अम्मा, तूने आटा नहीं निकाला? देख कितना आटा सारे आंगन में बिखरा पड़ा है।" मैं चुपचाप खड़ा। वह कितना ही धमकाती थी, चुमकारती थी, पर मेरी ज़बान न खुलती। आने वाले विपत्ति के भय से प्राण सूख रहे थे। यहाँ तक कि यह भी कहने की हिम्मत न पड़ती थी कि बिगड़ता क्यों हो? आटे आटा तो द्वार पर रखा हुआ और न उठाकर लाते ही बनता था। मानो क्रिया शक्ति ही लुप्त हो गई हो, मानो पैरों में हिलने की सामर्थ्य ही न हो। सहजा कज़ाकी ने पुकारा, "बहू जी, आटा द्वार पर रखा हुआ है, भैया मुझे देने को ले गए थे।" यह सुनते ही अम्मा द्वार की ओर चली गईं। कज़ाकी से वह पर्दा न करती थीं। उन्होंने कज़ाकी से कोई बात की या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन अम्मा जी खाली टोकरी लिए हुए घर में आईं। फिर टोकरी में जाकर संदूक से कुछ निकाला और द्वार की ओर गईं। मैंने देखा कि उनकी मुट्ठी बंद थी। अब मुझसे वहाँ खड़े न रहा गया। अम्मा जी के पीछे-पीछे मैं भी गया। अम्मा ने द्वार पर कई बार पुकारा, "कज़ाकी, कज़ाकी!" मगर कज़ाकी वहाँ न था। मैंने बड़ी अधीरता से कहा, "मैं जाकर रोज़ लाऊँ अम्मा जी? खोज लाऊँ अम्मा जी?" अम्मा जी ने किवाड़ें बंद करते हुए कहा, "तुम अंधेरे में कहाँ जाओगे? अभी तो यहीं खड़ा था। मैंने कहा कि यहीं रहना, मैं आती हूँ, तब तक न जाने कहाँ खिसक गया। बड़ा संकोची है, आटा तो लेता ही नहीं।" मैंने ज़बरदस्ती उसके अंगोछे में बाँध दिया। मुझे तो बेचारे पर बड़ी दया आती है। न जाने बेचारे के घर में कुछ खाने को भी है या नहीं। रुपए लाई थी कि दे दूँगी, पर न जाने कहाँ चला गया। अब तो मुझे भी
साहस हुआ कि मैंने अपनी चोरी की पूरी कथा कह डाली। बच्चों के साथ समझदार बनने पर माँ-बाप उन पर जितना असर डाल सकते हैं, जितनी शिक्षा दे सकते हैं, उतने बूढ़े बनकर नहीं। अम्मा जी ने कहा, तुमने मुझसे पूछकर क्यों नहीं लिया? क्या मैं कजाकी को थोड़ा भी आटा न देती? मैंने इसका उत्तर न दिया। दिल में कहा, इस वक्त तुम्हें कजाकी पर दया आ गई, जो चाहे दे डालो, लेकिन मैं मांगता तो मानने दौड़ती। हाँ, यह सोचकर चित्त प्रसन्न हुआ कि अब कजाकी भूखा न मरेगा। अम्मा जी रोज उसे खाने के लिए देंगी और वह रोज मुझे कंधों पर बिठाकर सैर कराएगा। दूसरे दिन मैं दिन भर मुन्नू के साथ खेलता रहा। शाम को सड़क पर जाकर खड़ा हो गया, मगर अंधेरा हो गया और कजाकी का कहीं पता न चला। दिए जल गए, रास्ते में सन्नाटा छा गया, पर कजाकी न आया। मैं रोता हुआ घर आया। अम्मा जी ने पूछा, रोते क्यों हो बेटा? क्या कजाकी नहीं आया? मैं और जोर से रोने लगा। अम्मा जी ने मुझे छाती से लगा लिया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उनका भी कंठ गदगद हो गया। उन्होंने कहा, बेटा चुप हो जाओ, मैं कल किसी हर कार्य को भेजकर कजाकी को बुलवाऊंगी। मैं रोते ही रोते सो गया। सवेरे ज्यों ही आंखें खुली, मैंने अम्मा जी से कहा, कजाकी को बुलवा दो। अम्मा ने कहा, आदमी गया है बेटा, कजाकी आता ही होगा। खुश होकर खेलने लगा। मुझे मालूम था कि अम्मा जी जो बात कहती हैं उसे पूरा जरूर करती हैं। उन्होंने सवेरे ही हर कार्य को भेज दिया। जब 10 बजे मैं मुन्नू को लिए घर आया तो मालूम हुआ कजाकी अपने घर नहीं मिला। वह रात को भी घर न गया। उसकी स्त्री रो रही थी कि न जाने कहाँ चले गए। उसे भय था कि कहीं भाग गया है। बालकों का हृदय कितना कोमल होता है, इसका अनुमान दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। उनमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होता कि मेरी भी यही दशा थी। कभी घर में आता, कभी बाहर, कभी सड़क पर पहुंच जाता। आंखें कजाकी को ढूंढ रही थी। वह कहाँ चला गया? कहीं भाग तो नहीं गया? तीसरे पहर को मैं खोया खोया सा सड़क पर खड़ा था। सहसा मैंने कजाकी को एक गली में देखा। हाँ, वह कजाकी ही था। मैं उसकी ओर चिल्लाता हुआ दौड़ा, पर गली में उसका पता न जाने किधर वो गायब हो गया। मैंने गली के इस सिरे से दूसरे सिरे तक देखा, मगर कहीं कजाकी की गंध तक न मिली। जाकर मैंने अम्मा से ये बात कही। मुझे ऐसा जान पड़ा कि वह यह बात सुनकर बहुत चिंतित हो गई। इसके बाद 2-3 दिन तक कजाकी न दिखलाई दिया। मैं भी अब उसे कुछ न कुछ भूलने लगा। बच्चा पहले जितना प्रेम करते हैं, बाद में उतने ही निष्ठुर भी हो जाते हैं। जिस खिलौने पर प्राण देते थे, उसी को ही 2-4 दिन में पटक कर फोड़ भी डालते हैं। 10-12 दिन बीत गए। दोपहर का समय था। बाबूजी खा रहे थे। मैंने मुन्नू के पैरों में पीनस की पैंजनियां बांध रखी थीं और औरत घूंघट निकालते हुए आई और आंगन में खड़ी हो गई। उसके कपड़े फटे हुए मैले थे। वह गोरी सुंदर स्त्री थी। उसने मुझसे पूछा, भैया बहू जी कहाँ हैं? मैंने उसके पास जाकर कहा, उसका मुंह देखते हुए, तुम कौन हो? क्या बेचती हो? औरत, कुछ नहीं बेचती, तुम्हारे लिए ये कमल गट्टे लाई हूँ भैया। तुम्हें तो कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं ना? मैंने उसके हाथों से लटकती हुई पोटली को उत्सुक नेत्रों से देखकर पूछा, कहाँ से लाई हो? देखें, औरत तुम्हारे हर कार्य ने भेजा है भैया। मैंने उछलकर पूछा, कजाकी ने? औरत ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। पोटली खोलने लगी। इतने में अम्मा जी रसोई से निकल आईं। उसने अम्मा जी के पैरों का स्पर्श किया। अम्मा ने पूछा, तू कजाकी की घरवाली है? औरत ने सिर झुकाया। अम्मा, आजकल कजाकी क्या करता है? औरत ने रोकर कहा, बहू जी जिस दिन से आपके पास से आटा लेकर गए हैं, उसी दिन से बीमार पड़े हैं। बस भैया भैया किया करते हैं। भैया ही में उनका मन बसा करता है। चौंक कर भैया भैया कहते हुए द्वार की ओर दौड़ते हैं। न जाने उन्हें क्या हो गया है। बहू जी एक दिन मुझसे कुछ कहा न सुना, घर से चल दी और एक गली में छिपकर भैया को देखते रहे। जब भैया ने उन्हें देख लिया तो भागे। तुम्हारे पास आते हुए लजाते हैं। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैंने उस दिन तुमसे जो कहा था अम्मा जी, घर में कुछ खाने पीने को है? औरत, हाँ बहू जी, तुम्हारे
आशीर्वाद से खाने पीने को दुखी नहीं है। आज सवेरे उठे और तालाब की ओर चल दिए। बहुत कहती रही बाहर मत जाओ, हवा लग जाएगी, मगर न जाने मारे कमजोरी के पैर कांपने लगते हैं। मगर तालाब में घुस गई और ये कमल गट्टे तोड़ लाए। तब मुझसे कहा, ले जा भैया को दे आ, उन्हें कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। कुशल क्षेम पूछाना। मैंने पोटली से कमल गट्टे निकाल लिए और मजे से चख रहा था। अम्मा ने बहुत आंखें दिखाई, मगर यहाँ इतनी सब्र कहाँ। अम्मा ने कहा, कह देना सब कुशल है। मैंने कहा, यह भी कह देना कि भैया ने बुलाया है, न जाओगे तो फिर से तुमसे कभी नहीं बोलेंगे। हाँ। बाबूजी भी खाना खाकर निकल गए। तौलिए से हाथ मुंह पोंछते हुए बोले, और यह भी कह देना कि साहब ने तुमको बहाल कर दिया है। जल्दी जाओ, नहीं तो कोई दूसरा आदमी रख लिया जाएगा। औरत ने अपनी औरत ने अपना कपड़ा उठाया और चली गई। अम्मा ने बहुत पुकारा, पर वह न रुकी। शायद अम्मा जी उसे सीधा कर देना चाहती थीं। अम्मा जी ने पूछा, सचमुच बहाल हो गया है? बाबूजी, और क्या, झूठे ही बुला रहा हूँ। मैंने तो 5वें ही दिन बहाली की रिपोर्ट की थी। अम्मा, यह तुमने अच्छा किया। बाबूजी, उसकी बीमारी की यही दवा है। प्रातःकाल में उठा तो क्या देखता हूँ कि कजाकी लाठी टेकता हुआ चला आ रहा है। वह बहुत दुबला हो गया था। मालूम होता था बूढ़ा हो गया है। हरा भरा पेड़ सूख कर ठूठा हो गया है। मैं उसकी ओर दौड़ा और उसकी कमर से चिपट गया। कजाकी ने मेरे गाल चूमे, मुझे उठाकर कंधों पर बैठाल बैठालने की चेष्टा करने लगा, पर मैं न उठ सका। तब वह जानवरों की भांति भांति घूमकर हाथों और घुटनों के बल खड़ा हो गया और मैं उसकी पीठ पर सवार होकर डाक खाने की ओर चला। मैं उस वक्त फूला न समाता और शायद कजाकी मुझसे भी ज्यादा खुश था। बाबूजी ने कहा, कजाकी तुम बहाल हो गए हो, अब कभी देर न करना। कजाकी रोता हुआ पिताजी के पैरों पर गिर पड़ा, मगर शायद मेरे भाग्य में दोनों सुख भोगना न लिखा था। मुन्नू मिला तो कजाकी छूटा, कजाकी आया तो मुन्नू हाथ से गया, और ऐसा गया कि आज तक उसके जाने का दुख है। मुन्नू मेरी ही थाली में खाता था। जब तक मैं खाने को न बैठूं वह कुछ भी नहीं खाता था। उसे भात से बहुत अधिक रुचि थी, लेकिन जब तक खूब घी न पड़ा हो उसे संतोष न मिलता। वह मेरे ही साथ सोता, मेरे ही साथ उठता। सफाई तो उसे इतनी पसंद थी कि मल मूत्र त्याग करने के लिए घर से बाहर मैदान में निकल जाता। कुत्तों से उसे चिढ़ थी। कुत्तों को घर में न घुसने देता। कुत्तों को देखते ही थाली से उठ जाता और दौड़कर घर से बाहर निकाल देता। कजाकी को डाक खाने में छोड़कर जब मैं खाना खाने गया तो मुन्नू भी आ बैठा। अभी 2-4 ही कौर खाए थे कि एक बड़ा सा झबरा कुत्ता आंगन में दिखाई दिया। मुन्नू उसे देखते ही दौड़ा। दूसरे घर में जाकर कुत्ता चूहा हो जाता। झबरा कुत्ता उसे आता देखकर भागा। मुन्नू को अब लौट आना चाहिए, मगर वह कुत्ता उसके लिए यमराज का दूत था। मुन्नू को उसे घर से निकाल कर भी संतोष नहीं हुआ। वह उसे घर से बाहर मैदान में भी दौड़ाने लगा। मुन्नू को शायद ख्याल न रहा कि यहाँ मेरी अमलदारी नहीं। वह उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहाँ झबरे का ही उतना ही अधिकार था जितना मुन्नू का कुत्तों को भागते भागते कदाचित अपने बाहुबल पर घमंड करने लगा। वह यह न समझता कि घर में उसकी पीठ पर घर के स्वामी का भय किया करता है। झबरे ने इस मैदान में आते ही उलटकर मुन्नू की गर्दन दबा ली। बेचारे मुन्नू के मुंह से आवाज तक न निकली। जब पड़ोसी ने शोर मचाया तो देखा मुन्नू मरा पड़ा है और झबरे का कहीं पता नहीं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।